जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। मैं सत्येंद्र धाकड़ एक बार फिर आपके लिए आज लेकर के आया हूँ साइंस के स्टूडेंट्स की एक और बड़ी समस्या का एक और शानदार समाधान। समस्या क्या है? पीछे लिखी हुई है, फिजिक्स। बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिए मैंने उसका नाम बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया है, फिजिक्स इज अ बिग मोस्ट इम्पोर्टेंट समस्या। और इसके समाधान के लिए हमने बुलवाया आज हमारे शानदार खूबसूरत बंदे भाई इंजीनियर आर के मौर्य साहब को, जो विदिशा में पिछले 8-10 साल से लगातार फिजिक्स की सेवा कर रहे हैं। हजारों बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है और 100 में से 100 नंबर कैसे आते हैं, 95 के अक्रॉस कैसे बच्चे पहुंचते हैं, ये भी उनको बहुत अच्छा अनुभव है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनका अनुभव आपके काम आएगा। और प्लीज़ वेलकम, मैं हमारे मौर्य जी का बहुत सादर आमंत्रित करता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं और ये आग्रह करता हूं कि आज बच्चों के लिए अपने पिटारे से कुछ अच्छी अच्छी टिप्स ट्रिक्स बताएं ताकि वो आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। सर मौर्य। थैंक यू सर, और बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए कुछ टिप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप लोग अपने एग्ज़ाम में कुछ अच्छा अचीव कर पाओ, और उसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी रहेंगी आप लोगों को। सबसे पहले अगर फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो मार्केट में बच्चों के बीच में सर एक वो चलता है कि फिजिक्स बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट आप उसको पढ़ के अच्छा समझ ले रहे हो करेक्ट। तो वो सरल है, और अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो तो मेरे हिसाब से कठिन है वो। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को ये बोलना शुरू करो, जो आप ये मार्केट में ये बोलते हैं या अपने दोस्तों के बीच में बैठ के बोलते हैं कि फिजिक्स बहुत कठिन सब्जेक्ट है, आप थोड़ा ये बोलना शुरू करो, और आप कुछ टाइम बाद आप फोकस कैमरे पर रखिए साइड। ओके, आप टीवी देख। कुछ टाइम बाद आप लोगों को फिजिक्स हो सकता है आसान लगे और आप अच्छा कर पाएँ। तो शुरू करते हैं टिप्स की। सबसे पहले मैं टिप्स। टिप्स की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आप एक गोल सेट करें। सेट अ गोल, मेक अ गोल। और गोल एक होता है कि जैसे क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछ लिया कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तो एक स्टूडेंट ने बोला सर मुझे 95% बनाना है, तो दूसरा उसको देख के वो भी बोलता है कि 95, मतलब होता है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है वो। ऐसा नहीं, मतलब आप अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता, आप जितना पढ़ रहे हैं, जितनी आपकी अभी तक तैयारी है, उसके हिसाब से आप एक गोल सेट करो सोच समझ के, और उस गोल को जगहों जगहों पर आप लिखो। आप अपनी कॉपीज़ में लिख लो, आपके जो नोट्स हैं उनमें लिख लो, और आप सब्जेक्ट वाइज गोल भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे फिजिक्स में इतने मार्क्स चाहिए। आपको लगता है कि आप 100 ला सकते हैं, ला भी सकते हैं, आप लिखें। आपको लगता है कि आप 95 तक रहेगा तो आपके लिए बढ़िया है, तो आप 95। तो सबसे पहले इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि उसको क्या चाहिए। आप अगर दिन भर में 8-10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, तो उस पढ़ाई का आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है, आप थोड़ा सा उसके लिए एक गोल सेट करें। सबसे पहला यहाँ से शुरू करेंगे अपन। अब मान लीजिए आपने गोल सेट कर दिया, आपने लिख लिया, कहीं पर पेज में लिख लिया, उसको जगहों जगहों पर आपने चिपका दिया कि आपको 100 मार्क्स चाहिए, किसी ने लिखा 99 मार्क्स चाहिए, 95 चाहिए। तो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है कि भाई आपको फिर उसके लिए एक बढ़िया प्लानिंग हो। एक अपना आप प्लान बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, जिसमें ढेर सारी चीज़ें आती हैं। आपका टाइम टेबल आता है कि आप किन किन टाइम पे आपकी क्लासेस रहती हैं, उसके अलावा आप किस टाइम पे सेल्फ स्टडी करेंगे, घर पे बैठ के पढ़ेंगे, कितनी देर आप पढ़ सकते हैं, आपके पास कितना टाइम है। तो आप एक अपना टाइम टेबल सेट करें कि मुझे मॉर्निंग के टाइम पे उठ के इतनी देर पढ़ना है, दोपहर में अगर मैं स्कूल से फ्री होता हूँ, कोचिंग से फ्री होता हूँ, तो मुझे इतनी देर पढ़ना है, इवनिंग में इतनी देर पढ़ना है, नाइट में अगर आप पढ़ सकते हैं, आप जल्दी नहीं सोते, लेट में सोने वाले हैं और सुबह लेट उठने वाले हैं, तो आप रात का ऐसा एक अपना अपने हिसाब से आपका जो दिनचर्या है, जो आपकी शैली है, उसके हिसाब से आप एक टाइम टेबल बना लें। अब मान लो आपने टाइम टेबल बनाया, तो ऑब्वियसली उस टाइम टेबल में आप हर सब्जेक्ट को समय देंगे। आप फिजिक्स के लिए 1 घंटे 2 घंटे डिसाइड करिए, केमिस्ट्री के लिए करिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब आपने अगर सेट कर लिया कि आज मुझे फिजिक्स 2 घंटे पढ़ना, आपके टाइम टेबल में आ गया कि 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, तो अगला जो आता है सर, वो है कि सिलेक्शन ऑफ चैप्टर। इसमें देखो, इसमें स्टूडेंट बहुत मार खा जाते हैं। आपके फिजिक्स में अगर आप चैप्टर्स की बात करें, 14 चैप्टर्स हैं 12th में। आप देखेंगे कुछ चैप्टर्स वाकई में कठिन भी होते हैं, कुछ चैप्टर सिंपल होते हैं, कम मार्क्स के आते हैं, कुछ चैप्टर्स
टीचर लोग बढ़िया पढ़ा देते हैं तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आया रहता है। बहुत शानदार। इस तो- पर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ सर, सिलेक्शन पर। सर का ये मुद्दा है ना, बहुत शानदार है। इसको समझने के लिए आप क्रिकेट में जाइए। महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग सक्सेस क्यों हुए? क्योंकि वो सिलेक्शन ऑफ बॉलर करते थे। जैसे पता चला कि भाई मलिंगा बॉल डाल रहा है, तो अपने को क्या है, धीरे धीरे खेलना, 1-2 रन लेकर के निकल लो। और जब पता चला कि एक बहुत शानदार आसान सा ओवर आने वाला है, तो उसमें 3-4 छक्के जड़ दो। तो वही सिलेक्शन ऑफ चैप्टर का मतलब वही है कि कौन सा टॉपिक आसान है, पहले उसे पकड़ो, पहले उसे निपटाओ। कौन सा बहुत ज़्यादा कठिन है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। क्योंकि अगर पहले ही कठिन पर अड़ गए आप, तो पता चला कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और बाद में आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, आसान भी आप नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से आप यही कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो बोला एक बढ़िया एग्जाम्पल भी दे दिया सर ने आपको कि सिलेक्शन करना क्यों जरूरी है। देखिए होता क्या है ना, ये जो सब्जेक्ट मैंने शुरू में बोला आपको कि फिजिक्स कठिन लगती है लोगों को, आप इसको आसान बनाइए ना। आप कुछ ऐसा काम करिए कि आसान बन जाए। आप कैसे करें? आप एक आसान सा चैप्टर सेलेक्ट कीजिए, उस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से कम मेहनत में आप उसको तैयार कर लेंगे। और क्या होता है कि जब आप कम मेहनत में कोई चीज़ तैयार कर लेते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, फिजिक्स तो वाकई में आसान है, आप कर सकते हैं। अब आपने शुरू में कठिन चैप्टर ले लिया तो फिर उसमें आपको चीज़ें कम समझ में आएंगी, फिर आप अंदर से डरेंगे और फिर वो वाली बात एकदम सही हो जाएगी कि फिजिक्स कठिन है। तो सबसे पहला काम सिलेक्शन ऑफ चैप्टर, आप एक ईजी सिंपल चैप्टर सेलेक्ट करिए। इसके बाद मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अब क्या होता है कि आपने चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आप बिना प्लानिंग के उस चैप्टर को पढ़ेंगे, कुछ भी उठा के कोई सा भी टॉपिक पढ़ लिया तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब आप क्या करें कि पूरी एक लिस्ट बनाइए उस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं, या आप चाहें तो क्वेश्चंस की भी लिस्ट बना सकते हैं। तो टॉपिक्स और क्वेश्चन की एक बढ़िया लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट में भी अगर आप कर पाएँ, आप कर सकते हैं टीचर्स की हेल्प से। आपके पुराने भाई बहन होंगे जो 12th पास कर चुके होंगे, आप उनकी मदद ले सकते हैं। आप कुछ गाइड्स बुक से उसमें आप एक मार्किंग करिए कि ये क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप क्वेश्चंस टॉपिक्स की जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें आप कैटेगराइज करिए। कैटेगराइज कैसे करिए कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में कभी कभार आते रहते हैं, और ये हैं जो जनरली नहीं आते हैं, सिलेबस में है बट नहीं आते, आप उनको लास्ट में रखो। तो आप जैसे क्रिकेट में अपन पहला ओवर किसको दे रहे हैं? शानदार आदमी को देते हैं चाट के। वही है मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ये आपने चैप्टर क्लियर कर लिया। ऐसे ही टॉपिक भाई के भुवनेश्वर कुमार डालेगा या बुमराह डालेगा, तो पहले अपन सबसे अच्छे वाले को उठाओ कि जी आसान है, जी काम का है वो। उसके बाद फिर बीच में समय बचता है तब लेके आते हैं दर दर वाले मामला को। तो ये मुद्दा यहाँ पर है। सेट अ टारगेट फॉर अ डे, ये सर समझा दीजिए, एक दिन का टारगेट कैसे? अब जैसे आपने लिस्ट बना ली, आपके पास टॉपिक्स आ गए, तो अब आप क्या करिए, आप पूरा चैप्टर हो सकता है बड़ा हो, एक दिन में नहीं तैयार कर पाए, आपने उतना अच्छा नहीं पढ़ा, तो आप उसमें भी एक टारगेट सेट करिए कि आज मुझे ये 3 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स, आप जितना टाइम दे सकते हैं उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि आपको एक दिन में इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। आप उसके अलावा उस चैप्टर में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपने जो टारगेट सेट किया एक दिन के लिए, पहले उस टारगेट को आप कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद आपके पास अगर टाइम बचता तो आप एक टॉपिक और ऐड कर लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट डे का वेट करिए, और नेक्स्ट डे फिर इसी तरीके से फिर से आप क्या करिए, आप फिर से टारगेट सेट करिए कि आज मुझे इस चैप्टर के जो कल मैं कर रहा था उसके 2 या 3 क्वेश्चन, 3 या 4 टॉपिक्स जो भी रहे वो आप तैयार करिए। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो सही रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ढेर सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ा और इसके बाद आंसर, तो आंसर को या तो रट रहे हैं या समझ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब उनका ज़्यादा फोकस आंसर पे है। तो उससे क्या होता, कई बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया, थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया, कुछ ऐसा उसका लैंग्वेज कर दिया कि वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, इसमें क्या लिखें। आपको उस क्वेश्चन का आंसर बन रहा है फिर भी आप नहीं लिख पा रहे, उसका कारण क्या है, आपने क्वेश्चन पर मेहनत नहीं करी थी। तो आपको, और ये मैंने एक बुक पढ़ी थी किसी जमाने में जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, सवाल ही जवाब, उस बुक का ही नाम था, और उस पूरे किताब में राइटर ने सिर्फ यही समझाने की कोशिश करी थी कि आप अगर सवाल पे मेहनत करेंगे, सवाल पे फोकस करेंगे, तो उसका जवाब, ये मान लो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो 50% जवाब तो आपको वहीं से मिल जाता है। तो आपको जब भी आप लिस्ट बनाएं, टारगेट बनाएं और आप पढ़ना शुरू करें, तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा समय दीजिए, आप समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें कितना लिखना, उसके हिसाब से आप सब सेट करिए। जी सर, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप मेक अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। जैसे आपने अपना डे वाइज टारगेट सेट किया
और आपने 2 दिन में 3 दिन में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब आपने सब चैप्टर पढ़ लिया तो उसको एक समराइज़ करिए। आप एक पेज पर उसके फॉर्मूलों की लिस्ट बनाइए कि उस चैप्टर में जो भी फॉर्मूले अच्छे फॉर्मूले, वो फॉर्मूले लिख लीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, डेरिवेशन आएगा या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, हर जगह फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप काफ़ी हद तक उस क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप और एक चीज़ मैंने और देखी है कि ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे वो फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा रहते हैं, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चनों की संख्या सर ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो लगभग वो सॉल्व होना मतलब चांसेस हैं ज़्यादा। तो आप फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लीजिए। इसके बाद अब फॉर्मूले की लिस्ट बना ली तो अगला स्टेप ऑब्वियसली आता है कि आप उस फॉर्मूले पर प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट। कुछ देखिए क्या होगा, लगभग आप ये मान लीजिए 70 से 80% जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड होंगे। आपको फॉर्मूले याद हैं, आप वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, आंसर मिल गया आपको। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें फॉर्मूले तो लगेंगे लेकिन साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट लगाएं, फिर फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व करें, आंसर आ जाएंगे। तो पहले आप को सलाह ये रहेगी कि आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो फॉर्मूला बेस्ड हैं। आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप आगे बढ़ें और कॉन्सेप्ट बेस्ड करें। और एक सलाह और दूंगा मैं न्यूमेरिकल्स पे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स कुछ बोर्ड एग्जाम्स ऐसे हैं जैसे एमपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, इन बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। सीबीएसई में ढेर सारे न्यूमेरिकल आ रहे हैं लेकिन ये जो स्टेट बोर्ड्स हैं इनमें उतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। तो आप ये भी देखें कि किन टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। आप अब न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे तो न्यूमेरिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, आप नहीं कर पाएंगे। तो आप उन पे ज़्यादा फोकस करें जो आते रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस निकाल के, और टीचर की हेल्प से आप ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करें। इसके बाद एक सबसे बड़ी समस्या दोस्तों फिजिक्स में ये है कि डेरिवेशन, फिजिक्स में डेरिवेशंस की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है और बच्चों को दिक्कतें भी आती हैं। कुछ डेरिवेशंस लंबे भी होते हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। तो डेरिवेशंस को सीखने का जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि आप डेरिवेशंस को पेपर पे लिख कर प्रैक्टिस करें। आपने समझ लिया, आपने क्लासेस अटेंड कर ली, आपको थोड़ा बहुत बन रहा है और आपने उसको 1-2 बार उसकी रीडिंग लगा ली, पढ़ लिया। तो अब आप क्या करो कि उसको आप एक कॉपी निकालो, पेन लो और आप लिखना शुरू करो। उसको लिख आप देखो कि आपको वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर आप उसको मैच करो जो आपका ओरिजिनल डेरिवेशन है। हो सकता कुछ स्टेप्स में आपने गलती करी हो तो आप उन गलतियों पे फोकस करो कि भाई कहाँ पे हमने गलती करी, तो आप डबल से एक बार और ट्राई कर लो। इस तरीके से अगर आप डेरिवेशंस को प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे लिख कर, तो डेरिवेशंस आप जल्दी से तैयार कर पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स जिनकी हेल्प से हम लोग आराम से अगर चाहें तो अच्छे नंबर ला सकते हैं, 100 आउट ऑफ 100 भी गेन कर सकते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और बोलूँगा, जब भी ये सारा काम आप करें तो आप जो ब्लूप्रिंट होता है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी, फिर वही होगा कि आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, आउटपुट कम मिल रहा है। तो आप क्या कोशिश करें कि जो ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से, भाई इस चैप्टर में ब्लूप्रिंट ये बोल रहा है कि आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करें। अब पता चला आपने उसमें बड़े बड़े डेरिवेशन पढ़ रहे हैं आप, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करेंगे तो मेरा मानना है कि हर कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता है, अच्छा कर सकता है, 100 में से 100 भी ला सकता है। ठीक, और बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शानदार तरीके से, यहीं रही ना सर, बहुत शानदार तरीके से हर चीज़ पर बात की सर ने कि नंबर लाने के लिए कैसे पढ़ना है, क्या करना है। टारगेट बड़ा अच्छा टॉपिक था इसमें, जिसमें टॉपिक को भी टारगेट किया, उसके अंदर चैप्टर के अंदर टॉपिक्स और एक दिन का कितना काम करना है वो भी सब कुछ समझाया सर ने। न्यूमेरिकल की बात की, डेरिवेशन की बात की, यानी अल्टीमेटली पूरी फिजिक्स के बारे में बताया। लेकिन मैं आपको राहुल सर के बारे में, इस चूँकि ये पहला वीडियो है उनके साथ, याद हमें बना रहेगा। सर की एक शानदार पोइट्री तो दूसरी की है, लेकिन वो मोटिवेशन में बोलते रहते हैं। उसकी 2-4 लाइन जितनी भी आपको आती हैं, याद हो अभी, वो आप बच्चों को याद करके सुना दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद वो लाइनें उनको एक तरह से ईंधन की तरह काम करेंगे, वो फिजिक्स और जोर शोर से पढ़ेंगे। वही जी बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं समझ गया। हरिवंश राय बच्चन जी ने एक पोएम लिखी थी और आप यकीन मान, वो हरिवंश राय बच्चन जी की पोएम नहीं है, पोएम हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से फेमस हो गई है। अच्छा हाँ। अब जो भी है मैंने इसी वे में पढ़ा है, तो आप सुनिए, मतलब आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। कि कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका एक और पार्ट है, डुबकियां समंदर में गोताखोर लगाता है, डुबकियां समंदर में गोताखोर लगाता है, गहराइयों में जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज, सहज का मतलब होता आसानी से, मिलते न सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता उसका उत्साह इसी हैरानी में। जैसा आप कई बार टेस्ट देते हैं ना, अपने कोचिंग्स में, स्कूल में नंबर नहीं आते, आपने मेहनत करी होती, तो आपको लगता है कि यार इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं हो रहा है, तो वही सेम चीज उस पर लिखा कि भाई गोताखोर जो है समंदर में डुबकी लगा रहा है, उसको मोती नहीं मिल रहे हैं और वो ज्यादा एक्साइटेड होता जा रहा है। आखिर मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और लास्ट में, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैदान छोड़ के नहीं भागना दोस्तों। आपको मिलेगा मिलेगा कुछ न कुछ मिलेगा। ओके सर, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद राहुल सर का। और इस प्लेटफॉर्म पर आए, आपने बच्चों के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कही, और बच्चों से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राहुल सर की एक एक बात को आप ध्यान रखेंगे, फिजिक्स में उनके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे पहुँचाइए और पढ़ते रहिए, लगे रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।